नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्टॉक इजी में स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं जेडियूस लाइफ साइंस शेयर के बारे में। सबसे पहले हम इसके फंडामेंटल्स देखेंगे, फिर यहाँ पे हम इसके टेक्निकल को देखेंगे। लेकिन सबसे पहले हम इसके बिजनेस मॉडल के बारे में बात करते हैं, क्योंकि अगर हम किसी भी कंपनी में अगर इन्वेस्ट करते हैं तो उससे पहले हमें उसके बिजनेस मॉडल के बारे में पता होना चाहिए कि कंपनी रेवेन्यू कहाँ से जनरेट कर रही है। तो कंपनी का जो मॉडल है 4 पिलर पर बेस्ड है। यूएसए जेनेरिक बिजनेस जो कि इनका कैश इंजन है, और दूसरा है इंडिया ब्रांडेड फॉर्मुलेशन जो कि स्टेबल ग्रोथ है इनका। कंज्यूमर वेलनेस जो कि इनका ब्रांड प्ले है, और फोर्थ है इनका एपीआई प्लस रिसर्च एंड डेवलपमेंट जो कि इनका बैकवर्ड इंटीग्रेशन प्लस पाइपलाइन पावर है कंपनी का। ये एक फुल्ली इंटीग्रेटेड फार्मास्यूटिकल कंपनी है। एपीआई भी बनाती है, फिनिश मेडिसिन भी बनाती है, और अपने ब्रांड सेल भी करती है। यूएसए में जेनेरिक लॉन्च करती है, कंज्यूमर हेल्थ प्रोडक्ट भी यहाँ पे बेचती है। मतलब ये है कि कंपनी रॉ मटेरियल से लेकर फाइनल प्रोडक्ट तक सब कुछ इनके कंट्रोल में है। अगर आप इनके यूएसए फॉर्मुलेशन में देखें तो 51% रेवेन्यू इनका यूएसए से आता है। ये क्या करती है वहां पे, 200 प्लस इनका जेनेरिक प्रोडक्ट यूएसए में सेल करती है ये खुद की, और 402 प्रोडक्ट को इनके अप्रूवल है। 460 एएनडीए फाइलिंग किया है इन्होंने, और यूएसए का 5th लार्जेस्ट जेनेरिक प्लेयर है ये कंपनी। और इनका रेवेन्यू मॉडल क्या है, पेटेंट एक्सपायरी के बाद जेनेरिक लॉन्च करना, वॉल्यूम प्लस प्राइस इनकी स्ट्रैटेजी है, और फर्स्ट टू फाइल अपॉर्चुनिटी ये मिस नहीं करते हैं। उनके जो ग्रोथ ड्राइवर्स है वो है न्यू लॉन्च करना, न्यू प्रोडक्ट को लॉन्च करना, पोर्टफोलियो का एक्सपांशन करना, और हाई मार्जिन इंच प्रोडक्ट्स लाना। इनका अगर सिंपल में अगर बोले तो यूएसए बिजनेस इज इक्वल्स टू ग्रोथ प्लस मार्जिन एक्सपांशन इंजन। इसीलिए रेवेन्यू मिक्स में यूएसए का शेयर यहाँ पे 38% से लेकर 51% इनका यहाँ पे हो गया है। अब हम इंडिया बिजनेस के बारे में बात करते हैं, जो कि 37% ये रेवेन्यू जनरेट करती है। ये ब्रांडेड फॉर्मुलेशन से इनका 23% आता है। ये टिपिकली इंडियन फार्मा ब्रांडेड बिजनेस है। और अगर आप देखिए तो ये इनका जो बिजनेस है ये थेरेपी फोकस है, डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन मॉडल पर काम करती है। रेवेन्यू ग्रोथ देखें तो 2022 से 2024 तक 12% था इंडिया में इनका। और इनका जो इंडिया बिजनेस वो स्टेबल है, प्रेडिक्टेबल है, हाई रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड टाइप सेगमेंट इनका है ये। अगर यहाँ पे हम कंज्यूमर वेलबिंग्स के बारे में बात करें तो इनके जो ब्रांड्स हैं ये एफएमसीजी स्टाइल बिजनेस है। ये वाला जो बिजनेस वेलबिंग्स है मतलब एडवर्टाइजिंग, ब्रांड रिकॉल, डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क। कंज्यूमर सेगमेंट का मार्जिन फार्मा से अलग डायनामिक पर चलता है। अब थर्ड है हमारा इंटरनेशनल मार्केट जो कि 9% इनका 9% रेवेन्यू यहाँ से आता है, जो कि इमर्जिंग मार्केट्स प्लस यूरोप है। ब्रांडेड जेनेरिक मॉडल्स हैं। श्रीलंका से 7.4% मार्केट शेयर है इनका, वहां पे साउथ अफ्रीका में सेकंड लार्जेस्ट है ये कंपनी, और यहाँ पे फिलीपींस में टॉप 10 में आती है। ये यूएसए जैसा प्राइस प्रेशर वाला मार्केट नहीं होता है, यहाँ पर मार्जिन रिलेटिवली बेटर हो सकता है यहाँ पे। और फिर यहाँ पे फोर्थ है एपीआईज बिजनेस, जो कि इनका 2% है। वहां पे 250 प्लस एपीआईज है, 142 यूएसए डीएमएफ फाइलिंग किया हुआ है इन्होंने। बैकवर्ड इंटीग्रेशन के लिए इंपॉर्टेंट है जो कि, लेकिन स्टैंड ऑन ग्रोथ अभी भी इनका फ्लैट दिख रहा है। और जो इनका रिसर्च एंड डेवलपमेंट है वो इनका रियल मोट है। 8 रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेंटर्स है इनके, और 7 to 8% ये अब इनका जो रेवेन्यू जनरेट होता है, कंपनी जो अपना रेवेन्यू जनरेट करती है उसका 7 to 8% ही अपने रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे स्पेंड करते हैं। फार्मा में रिसर्च एंड डेवलपमेंट ही फ्यूचर पाइपलाइन बनाता है। अगर जो फार्मा कंपनीज है उनके लिए रिसर्च एंड डेवलपमेंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अगर रिसर्च एंड डेवलपमेंट करेंगे तभी तो वो और कंपनीज के कंपेयर में अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे और उनसे वो आगे निकल पाएंगे। इसलिए रिसर्च करना, रिसर्च एंड डेवलपमेंट करना फार्मा के लिए बहुत ज्यादा जरूरी होती है। और सारी जो कंट्रीज होती है वो जो उनकी फार्मा कंपनीज है वो इंडिया कंपनी के कंपेयर में ज्यादा इन्वेस्ट करती है। जैसे कि हमारी जो कंपनीज है उनका अगर आप रेंज देखेंगे तो 4 to 5% होता है। अगर सारे कंपनी का निकाले तो बस अपने रेवेन्यू का 4 to 5% ही वो अपने रिसर्च एंड डेवलपमेंट में इन्वेस्ट करती है। बल्कि अगर आप फॉरेन कंपनी जो है उनसे कंपेयर करोगे तो वो बहुत भारी मात्रा में अपने रेवेन्यू का वो रिसर्च एंड डेवलपमेंट में इन्वेस्ट करते हैं, जिससे कि वो आगे रह सके।
अगर आप यहाँ पे कंपनी का मार्केट कैपिटल देखेंगे तो 91,794 करोड़ है और कंपनी का डेट यहाँ पे 9,636 करोड़ है। अगर आप देखें तो इनके मार्केट कैपिटल के कंपेयर में कंपनी का डेट काफी छोटा सा है और कंपनी यहाँ पे अर्निंग पर शेयर देखेंगे तो 49 है और स्टॉक का पी 18 चल रहा है, यानी कि कंपनी जितना कमा रही है उतना उसको यहाँ पे रिवॉर्ड नहीं मिल रहा है। और इसका 10 ईयर का, अगर 10 ईयर का रिटर्न ऑन इक्विटी देखेंगे काफी अच्छा दिख रहा है, 21% का यहाँ पे रिटर्न ऑन इक्विटी आपको देखने मिल रहा है। अगर हम इसके प्रॉफिट एंड लॉस पे जाएं तो कंपनी का जो रेवेन्यू है वो कंटिन्यू बढ़ रहा है। ये एक बहुत अच्छी चीज होती है, अगर किसी कंपनी का रेवेन्यू कंटिन्यू ग्रो कर रहा है, ऊपर की ओर जा रहा है, ये चीजें हमें ये बताती है कंपनी रुक नहीं रही है, वो कंटिन्यू अपने रेवेन्यू जनरेट कर रही है और कंटिन्यू अपने बिजनेस में ग्रोथ ला रही है। ऐसी कंपनी में फ्यूचर में ग्रोथ देखने को आपको मिल सकता है। अब हम इसके यहाँ पे EBITDA मार्जिन को अगर आप देखेंगे तो वो भी यहाँ पे इसमें भी आपको ग्रोथ होने दिखने को मिलेगी। अगर आप 2014 में देखेंगे तो 17% था, 2025 में देखेंगे तो 30% है, यानी कंपनी कंटिन्यू ग्रो कर रही है। काफी यहाँ पे अच्छा चीज देखने मिल रहा है कि कंपनी का जो EBITDA मार्जिन है वो यहाँ पे उसके रेवेन्यू का 30% है। ये एक बहुत अच्छी चीज है, पॉजिटिव चीज दिखा रही है कंपनी में कि मैनेजमेंट यहाँ पे काफी अच्छा काम कर रहा है। थोड़ा हम नीचे आएंगे यहाँ पर, अगर आप यहाँ पे देखें कंपनी का जो प्रॉफिट है वो भी यहाँ पे एक अच्छा कंपाउंड हो रहा है, और जो स्टॉक का प्राइस CAGR है वो भी कंटिन्यू बढ़ रहा है। और यहाँ पे इनके सेल्स में भी आपको जो इनका कंपाउंडेड सेल ग्रोथ है इसमें भी आपको ग्रोथ देखने को मिल रही है। और रिटर्न ऑन इक्विटी भी यहाँ भी काफी अच्छा परफॉर्म कर रहा है। अगर 3 साल का देखेंगे तो 19% है, 5 और 10 ईयर का देखेंगे तो 21% है। अब हम इसके बैलेंस शीट पे आते हैं। बैलेंस शीट में आपको देखना कंपनी का रिजर्व कंटिन्यू बढ़ रहा है। रिजर्व बढ़ना भी बहुत अच्छी बात है कि कंपनी अपने पास रिजर्व रख रही है। कल को अगर इनको अपना डेट पूरा एक साथ भरने को है तो कंपनी भर पाएगी कि नहीं, ये चीज यहाँ पे हमको देखने मिलेगी। जैसे कि अगर सितंबर 2025 में अगर देखेंगे कंपनी का डेट 9,636 करोड़ का है, तो ये है कि अगर फ्यूचर में एक साथ कंपनी को ये डेट क्लियर करना हो तो कंपनी आराम से कर सकती है बिना किसी परेशानी का। और यहाँ पे अगर देखेंगे तो कंपनी ने कंटिन्यू डेट अपने यहाँ पे बढ़ाए हैं। पहले यहाँ पे कुछ टाइम के लिए बढ़ा था, फिर कम हुआ और फिर यहाँ पे अचानक से बढ़ गया। लेकिन ऐसा क्या हो रहा है कि कंपनी के डेट बढ़ गए। अगर कंपनी का डेट बढ़ रहा है तो कंपनी का फिक्स असेट भी बढ़ना चाहिए कि कंपनी एक्सपांशन कर रही है, जो कि यहाँ पे आपको देखने मिलेगा कि कंपनी ने बहुत बड़ा एक्सपांशन किया हुआ है। कंपनी ने मार्च 2025 में अगर देखेंगे तो इनका 13,000 करोड़ का यहाँ पे आपको फिक्स असेट दिखेगा, जो कि सितंबर 2025 में बढ़कर पूरा इधर 10,000 करोड़ बढ़ा, मतलब 23,062 करोड़ का यहाँ पर आपको यहाँ पे एक्सपांशन देखने मिल रहा है। यानी कंपनी पहले से अपने आप को तैयार कर रही है, क्योंकि फ्यूचर में क्या होने वाला है कि कम जो फार्मा कंपनीज है, जो पैटेंट है आगे जाके एक्सपायर होने वाले हैं, उसके लिए कंपनी अपने आप को यहाँ पे प्रिपेयर कर रही है। यहाँ पे क्योंकि जो इंडिया है वो जेनेरिक के लिए जाना जाता है, यहाँ से जेनेरिक का बहुत बड़ा एक्सपोर्ट किया जाता है कंपनी का। तो फार्मा के लिए यहाँ पे ये अगर पहले से अपने आप को तैयार कर रहे हैं, अगर पहले से एक्सपांशन कर रहे हैं कि फ्यूचर में डिमांड आने वाला है, तो उसके लिए अभी से अपनी सप्लाई की तैयारी कर रहे हैं, जो कि बहुत अच्छी बात है, जो कि बता रहा है कि कंपनी काफी कॉन्फिडेंट है अपनी चीजों को लेकर। यहाँ पे अगर हम यहाँ पे इसकी ट्रेड रिसीवेबल को देखें तो यहाँ पे 4,000 करोड़ का यहाँ पे देखने मिल रहा है मार्च 2025 में। और अगर हम थोड़ा और नीचे आए तो कंपनी जो अपने प्रॉफिट को कैश में कितना कन्वर्ट कर पा रही है वो चीजें हम यहाँ पे देख सकते हैं। अगर आप यहाँ पे देख रहे हैं इनका 7,000 करोड़ के आसपास आपको EBITDA ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखने मिल रहा है, तो कैश में कितना कन्वर्ट कर पा रही है, अप्रोक्स ये 90 to 80% अपने प्रॉफिट को कैश में कन्वर्ट कर ले रही है। ये भी एक बहुत ही पॉजिटिव चीज है कि कंपनी अपने कैश को कितना, जो इनका प्रॉफिट है कैश में कितना ला पा रही है। अगर हम नीचे आए थोड़ा तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो कंपनी ने अपने वर्किंग कैपिटल को भी अच्छा मेंटेन कर रखा है यहाँ पे। और नीचे अगर हम प्रमोटर्स की होल्डिंग देखें तो प्रमोटर्स ने अपनी पूरी 75% की होल्डिंग रखी है। यानी यहाँ पे प्रमोटर्स काफी ज्यादा कॉन्फिडेंट है, वो बहुत ही ज्यादा यहाँ पर अपने कंपनी को लेकर पॉजिटिव वे में कि हम यहाँ से काफी अच्छा फ्यूचर अपना देख रहे हैं। ये काफी एक अच्छी, ये एक स्ट्रॉन्ग कंपनी दिख रही है कि कंपनी काफी अच्छा
परफॉर्म कर रही है। कंपनी के जो प्रॉफिट इनकम स्टेटमेंट है वो भी काफी स्ट्रांग दिख रहा है, बैलेंस शीट भी अच्छा दिख रहा है, कैश फ्लो भी। और यहाँ पे अगर देखेंगे तो यहाँ पे एफआईज और डीआईज भी शेयर में इंटरेस्टेड है, उनके भी यहाँ पे 7% और 11% की उन्होंने अपनी होल्डिंग बना रखी है। और यहाँ पे पब्लिक की जो होल्डिंग है वो 6.86% की यहाँ पे होल्डिंग है, और ये हाई फ्लोट बन चुका है। यानी यहाँ पे जो भी है पब्लिक ने यहाँ पे ले रखा है, और यहाँ पे बहुत सारे लोग इन्वॉल्व हैं। सिर्फ यहाँ पे अप्रोक्स 7% लोग यहाँ पे पब्लिक यानी कि रिटेलर्स है। ये काफी ज्यादा स्ट्रांग दिख रहा है। अगर हम इसको टेक्निकल में जाके देखेंगे तो टेक्निकल में देख सकते हैं कि कंपनी काफी टाइम से एक फेज में फंसा है। जैसे कि आप देख रहे समय पॉलिटिकल टेंशन चल रहा है, फार्मा को लेके कोई ना कोई न्यूज आ जा रही है जिसके वजह से शेयर्स बढ़ नहीं पा रहे हैं। अगर आप फार्मा के और स्टॉक्स को देखेंगे फार्मा सेक्टर के, तो आपको देखने मिला वो इसी तरह फंसे हुए हैं बीच में, क्योंकि यहाँ पे कुछ ना कुछ ऐसा आ जा रहा है कम फार्मा सेक्टर के लिए जो कि उनके स्टॉक के लिए अच्छा नहीं है। क्योंकि कंपनी तो यहाँ पे स्ट्रांग दिख रही है, जैसे कि हमने पहले बात किया है कि शेयर्स गिरते हैं, अगर मार्केट गिर रहा है तो शेयर्स भी गिरेंगे। लेकिन अगर ऐसा स्ट्रांग कंपनी है तो जब मार्केट ऊपर की ओर जाएगा, जब इन फार्मा से रिलेटेड एक भी अच्छी न्यूज आपको देखने मिलेगी, तो आप ये देखेंगे ये स्टॉक एकदम बूम की तरह ऊपर जाएगा, और फिर इसको कोई नहीं रोक पाएगा, क्योंकि इन्होंने पहले से तैयारी कर ली है, इन्होंने पहले से एक्सपांशन कर लिया। जैसे ही डिमांड आएगी कंपनी अपना सप्लाई करना स्टार्ट कर देगा, ये अपनी अपॉर्चुनिटीज को मिस नहीं करेगी। यानी मैनेजमेंट यहाँ अपने आप को लेके बहुत ज्यादा फोकस्ड है। वो देख रहे हैं कि फ्यूचर में अगर डिमांड आए तो हम पहले से यहाँ पे प्रिपेयर है। ये नहीं कि जब यहाँ पे डिमांड आए तब हम यहाँ पे सप्लाई की तैयारी करें। ऐसे टाइम पे ये अपॉर्चुनिटी आपसे मिस हो सकती है। तो हमेशा जब भी आप कोई स्टॉक चूज करते हैं तो आप उसको फंडामेंटली देखें कि कंपनी कितनी स्ट्रांग है, क्या मैं इसमें अपनी एंट्री बना सकता हूँ, मैनेजमेंट कितना पॉजिटिव है अपने कंपनी को लेके। उसके बाद आप टेक्निकल पे आइए और देखिए कब आपके लिए अपॉर्चुनिटी बनती है उस कंपनी में एंट्री लेने का। क्योंकि काफी अच्छे स्टॉक होने का मतलब ये, अगर फंडामेंटली स्ट्रांग है, अगर आपने यहीं पे एंट्री ले ली होती तो क्या होता है टेक्निकली, फिर आप यहाँ पे इतना आप गिरावट देखते और आप इस शेयर में फंसे रहते। तो फंडामेंटली स्ट्रांग है, लेकिन आपको टेक्निकली जाके ये देखना है कि आपको शेयर में कब जाके एंट्री लेनी है। तो दोस्तों आज के लिए यही रुकते हैं। अगर वीडियो आपको यूजफुल लगा है तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर करें।